हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने क्या क्या देखा था, फोर्स वगैरह कैलकुलेट किया था, है ना। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या पढ़ेंगे बच्चा लोग? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, स्मॉल जी जिसको हम लोग कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में जो मोशन चैप्टर था उसमें स्मॉल जी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये हम लोग मोशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे सॉल्व किए थे, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। तो अभी इसी को हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर ग्रेविटेशन में कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बेसिकली आता कैसे है ना। तो मान लेते हैं ये अर्थ है। ये क्या है? अर्थ है ना। क्या है? चलो ये अर्थ मान लेते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, जिसका मास स्मॉल m है, ऐसे रखा हुआ। अर्थ का मास me, रेडियस जो है अर्थ का re। तो अब बताएं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? re, है ना। तो अब हम लोगों को क्या पता है कि अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएगी? स्मॉल mg। अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जाएँ तो अर्थ और इस मास के बीच कितना फोर्स लगेगा? हम लोग अगर बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation, according to Newton's law of gravitation, force acting between earth and object of mass small m कितना आ जाएगा? बोलो। कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m बाई आर ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। बोलो। जहाँ पे एम ई क्या है? इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? कैपिटल जी एम ई मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंटू दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच? एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, है ना। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर सपोज यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी है तो अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लगा के खींचती है? एम जी। ओके, तो हम लोग ये भी जानते हैं, वी ऑल्सो नो दैट earth attract object with force mg also, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन दोनों के बीच फोर्स कितना आ जाएगा? mg। इक्वेशन नंबर 2 बोलो। ये फोर्स अर्थ लगा रही है इस ऑब्जेक्ट पे, ये इतना फोर्स अर्थ लगा रही है इस ऑब्जेक्ट पे। तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कैपिटल जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, है ना। अब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा? जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अब मास ऑफ अर्थ कितना होता है? दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 kg होता है ना। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर, या इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 6400 इंटू 10⁻3 मीटर, 6400 इंटू 10⁻3 मीटर। ओके, अब कैपिटल जी का वैल्यू हम लोगों को पता है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हम लोगों को पता है, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हम लोगों को पता है। तो जब इस फार्मूले में कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हम लोग रखते हैं तो हमको वैल्यू कितना मिलता है? जी का, स्मॉल जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आप इतना जल्दी से नोट करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना जल्दी से नोट करो। चलो मिटाता हूँ इसको मैं।
ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। स्मॉल जी कितना आ गया, कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अब अगर हम लोग इस फार्मूले में कैपिटल जी का वैल्यू तो हम लोग को पता है 6.67 × 10⁻11 होता है ना। और मास ऑफ अर्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻24 kg होता है। एंड रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, या इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 6400 × 10⁻3 मीटर आ जाएगा। ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जी का वैल्यू ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल जी एम ई आर ई इन द एबव फार्मूला, स्मॉल जी कितना आ जाता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना जाता है स्मॉल जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अच्छा, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, राउंड ऑफ करके। तो ये होती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू। ये कहाँ कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी से, चलो। तो अब ध्यान से देखें, अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएं, केस वन, एट सरफेस ऑफ अर्थ जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस टू, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वी आर मूविंग अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ओके, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इफ वी मूव अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेस। दैट मीन्स सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, ये सरफेस है। यहाँ से हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ जितना ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ओके, जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केस 3। अगर हम लोग धरती में गड्ढा खोद के धरती के अंदर जाना स्टार्ट करें सरफेस से, तो भी स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। ओके, हम लोग क्या लिखेंगे, इफ वी मूव inside the earth or towards the center of earth from surface, then value of small g also decreases। ओके, मतलब अगर हम लोग सपोज ये अर्थ है, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करें सेंटर की तरफ, तो जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ओके, केस 4, एट सेंटर ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी बिकम्स जीरो, है ना। अगर हम लोग सेंटर पे पहुंचे, यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि सेंटर पे अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को वेट को मेजर करें तो वो क्या आएगा, जीरो। वेटलेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट का मास रहेगा लेकिन उसका वेट क्या होगा 0, क्योंकि स्मॉल g का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रहा है 0। स्मॉल g का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चा लोग 0 हो जा रहा है। ओके, स्मॉल g का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रहा है 0। तो ये दोनों चीज़ें, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो g का वैल्यू घट रहा है, अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ गड्ढा खोद के सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी g का वैल्यू घट रहा है, और सेंटर पे घट के क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ पे, सरफेस पे स्मॉल g का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो आप लोग पॉइंट बना के नोट करेंगे, आप लोग इतना नोट कर लें, हम ऊपर वाला पॉइंट मिटा देता हूँ। चलो जल्दी से नोट कर लेता, मिटा दूँ, नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एट सरफेस क्वेश्चन, एट सरफेस वैल्यू ऑफ g will be maximum, ओके। सरफेस पे जो स्मॉल g का वैल्यू होता है वो क्या होता है मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कि सरफेस पे g का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम। अभी ध्यान से देखें, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू अर्थ पे कितना होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर, और ये मैक्सिमम होता है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना, ऊपर की तरफ, तो जी का वैल्यू क्या होता है घटता है। सेम तरीके से अगर हम लोग गड्ढा खोद के अर्थ के अंदर जा रहे हैं, सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तब भी स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है घटता है, और सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। तो अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट एनी प्लैनेट्स सरफेस, किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्या फार्मूला है हमारे पास, GP मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ दैट प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट स्क्वायर, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ मून, अगर मैं पूछूं यहाँ पे MP क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, RP क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ओके। MP क्या है, रेडियस ऑफ, RP क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर मैं पूछूं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मून के सरफेस पे कितना होता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ मून, तो कितना आ जाएगा, GM मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ मून बाई रेडियस ऑफ मून स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला लग जाएगा सेम तरीके से, जहाँ पे M क्या है, मास ऑफ मून, RM क्या है, रेडियस ऑफ मून, ओके। RM क्या है, रेडियस ऑफ मून, ओके। समझ में आ रहा है, समझ पा रहे हो, काफ़ी ईजी चीज़ है, जो चीज़ों को रिलेट करना है। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक प्लेनेट का मास अर्थ के मास का डबल है, रेडियस हाफ है ना, तो आप बताएं वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग बता सकते हैं आराम से, रेशियो से निकाल के, जैसे प्रीवियस केस में करते थे, है ना। चलो, इतना नोट कर लिया, मिटा दो। अब अदर प्लैनेट्स के बारे में तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन मून के बारे में पूछा जाता है। ओके, तो मून के सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हम लोगों ने कितना देखा, एट सरफेस ऑफ मून एट
surface of moon, at surface of moon gravitational acceleration कितना होता है? एट सरफेस ऑफ मून ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन gm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? g कैपिटल M बाई RM स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल M क्या है? m क्या है? ये मास ऑफ मून, और m क्या है? रेडियस ऑफ मून। ओके, अब मास ऑफ मून हमको पता होता है, आपके बुक में दिया हुआ, आप आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ मून भी पता हुआ, आपके बुक में दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो गूगल करके आप निकाल सकते हैं। कैपिटल जी का वैल्यू तो आप लोगों को पहले से ही पता है, तो यहाँ पे रखते हैं तो जी एम का वैल्यू आता है 1.83 1.73 लाइक समथिंग। ओके, अब यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज रखते हैं तो 1.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें जी एम बाई जी, तो ये कितना आ जाता है? 1/6। कितना आ जाता है? 1/6। ये हम लोग बात करें तो जी एम इज इक्वल टू क्या आ जाता है? g/6, जहाँ पे g क्या है? अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, मतलब सारी वैल्यूज रखते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं, तो मून के सरफेस पे जो वैल्यू आती है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का 1/6 आता है ना? कितना आता है? 1/6। तो अर्थ के यानी कि जी एम बाई जी का वैल्यू कितना आएगा? 1/6, या जी एम का वैल्यू क्या आ जाएगा? g/6। ओके, तो हम लोग यहाँ से कॉन्क्लूजन में लिख सकते हैं, कॉन्क्लूजन में लिख सकते हैं क्या? कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून, on the surface of moon will be 1/6 of gravitational acceleration of earth। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का 1/6, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का 1/6 मतलब क्या है? अर्थ के ग्रेविटेशनल का 1/6 का मतलब क्या है यहाँ पे? कि सपोज अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस पे वेट 600 न्यूटन है, तो मून के सरफेस पे कितना होगा? 600/6 यानी कि 100 न्यूटन, यानी कि उसका 1/6 होगा, है ना? सिंपल। चलो यहाँ से नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया जल्दी से? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम लोग क्या लिखते हैं? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? जहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? W क्या है यहाँ पे? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट अर्थ सरफेस। ओके, G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ। ओके, अगर हम लोग, और M क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मैं लिखूं वेट ऑन सरफेस ऑफ मून, तो क्या लिखूंगा? मास तो सेम रहेगा, मास की वैल्यू थोड़े चेंज होती है। मास जो है ऑब्जेक्ट का, वो अर्थ पे जितना है उतना ही मून पे भी होगा, उतना ही मार्स पे भी होगा, उतना ही यूनिवर्स के किसी भी कोने में होगा। मास की वैल्यू चेंज नहीं करती है ना? तो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट सरफेस ऑफ मून। ओके, तो मैं यहाँ से लिखूँ तो WM क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून। यहाँ पे GM क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट मून। ओके, तो अब ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना? अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ WM/W, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? MGM/mg, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा, सो WM/W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? GM/g, और इसका वैल्यू अभी हमने बताया था कितना होता है? 1/6, तो कितना आ जाएगा? 1/6, यानी कि
विल बी इक्वल टू W/6। W/6 मतलब क्या, मून के सरफेस पे वेट क्या होगा, अर्थ के सरफेस का 1/6। यानी कि अगर मून के सरफेस पे अर्थ के सरफेस पे हमको किसी ऑब्जेक्ट का वेट पता है और उसका वेट हमको मून के सरफेस पे निकालना है, तो 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। सेम कॉन्सेप्ट। चलो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, चलो मिटा दें इसको। चलो चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन 1, mass of an object is 6 kg. Okay, then its weight on moon will be option A 60 Newton, option B 60 Newton, option B 10 Newton, option C 6 Newton, option D none of these। चलो जल्दी से बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बता दो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट करेक्ट है। ओके, चलो जल्दी से बता दो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट करेक्ट है। ओके, चलो जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया है उनका करेक्ट है। कैसे, ध्यान से देखो, मास पता है ना, तो मैं क्या ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के सरफेस पे निकाल सकता हूँ, mg। अर्थ के सरफेस पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू जी का वैल्यू मैं 10 लेता हूँ, 60 न्यूटन। तो अब मून के सरफेस पे हम लोगों को क्या पता कि अर्थ का 1/6 होता है, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो अर्थ के सरफेस पे हम लोग निकाल चुके हैं 6, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 10 न्यूटन। तो ये चीज़ क्या है, यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट मून सरफेस कितना होगा, 10 न्यूटन, यानी कि वो 10 न्यूटन होगा। क्या होगा आंसर, 10 न्यूटन। ओके, जल्दी से नोट कर लो जिनका नहीं हुआ था, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, weight of an object on surface of earth, on the surface of earth is weight of an object on the surface of earth is 100 Newton, 600 Newton, no 1200 Newton, then its weight on the surface of moon will be option A 600 Newton, option B 1200 Newton, option C 200 न्यूटन, ऑप्शन डी 7200 न्यूटन। चलो जल्दी से बताते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। गुड, जल्दी से बताओ। चलो आ देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चा लोग। ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। हम लोग क्या देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अर्थ के सरफेस पे वेट कितना दिया हुआ है, 1200 न्यूटन। हमको किसके सरफेस पे निकालना है, मून के सरफेस। तो हमको क्या रिलेशन पता है कि मून के सरफेस पे अर्थ के सरफेस का 1/6 होता है, यानी कि 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वेट एट सरफेस ऑफ मून क्या जाएगा, ये क्या है, वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है, 1200।
बाई 6 तो कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। कितना आ जाएगा बच्चा लोग 200 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके चलो जल्दी से नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, an object, sorry, weight of an object, weight of an object, weight of an object on moon is 100 Newton. Then its weight on earth will be, ओके चलो ऑप्शन ए 100/6 न्यूटन, ऑप्शन बी 100 न्यूटन, ऑप्शन सी 600 न्यूटन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ। तो चलो आओ देखते हैं। जिन्होंने 600 दिया है उनका करेक्ट है ऑप्शन सी। क्या दिया हुआ इस बार? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट मून है कि WM दे दिया है। तो हमको किस पे निकालना? अर्थ के सरफेस। तो हमको फार्मूला क्या पता है? वेट एट सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू होता है W/6, जहाँ पे W क्या है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 × WM। तो 6 × 100 कितना आ जाएगा यहाँ से? 600 न्यूटन। ओके तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन बच्चा लोग? ऑप्शन सी इज करेक्ट। जल्दी से नोट कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है ना? 4 है कि 5 है? 5। मास of an object at surface of earth is 100 kg. Then its mass at moon's surface will be, ऑप्शन ए 100/6 kg, ऑप्शन बी 600 kg, ऑप्शन सी 100 kg, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्दी से बता दें। ओके बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से आंसर बता दें कौन सा करेक्ट है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो बताओ कौन सा करेक्ट है। गुड 100 के, जिनका ऑप्शन सी है करेक्ट। अरे भाई क्या दिया हुआ है? वेट थोड़े दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? मास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का 100 kg। और अभी हमने बताया था कि मास जो है वो हर जगह पे क्या रहता है? सेम रहता है। मास में कोई चेंज नहीं आता है, मास में कोई चेंज नहीं आता है। मास हमेशा हर जगह पे क्या रहता है? सेम रहता है। ओके तो कितना रहेगा? जितना मास उसका अर्थ पे है उतना ही मास उसका मून पे भी होगा, उतना ही मास उसका मार्स पे भी होगा, उतना ही मास किसी भी प्लेनेट पे होगा, किसी भी प्लेनेट पे। ओके चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। weight of an object on moon's surface is 600 Newton. Then its mass on the earth
विल वी। ध्यान रहे मास पूछा है, ऑप्शन ए। थ्री 60 kg, ऑप्शन बी 60 kg, ऑप्शन सी 10 kg, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चले जल्दी से बता दे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बता दो छोटो लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट अर्थ सरफेस आपको 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो जल्दी से बता दें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके ओके गुड, चलो आओ देखते हैं। तो क्या दिया हुआ, मून के सरफेस पे वेट दिया हुआ है कितना, 600 न्यूटन। तो क्या मैं अर्थ के, अब देखें अगर हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मून के सरफेस पे पता होता तो मैं ये करके निकाल देता, WM इज इक्वल टू M इंटू जी एम, है ना। तो जी एम इज इक्वल, ओ सॉरी, मास m कितना आ जाता है ऑब्जेक्ट का, मास ही निकालना है ना, मास तो हर जगह पे सेम रहता है, ये करके मैं निकाल देता। लेकिन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मून के सरफेस पे नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि मून के सरफेस पे जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो 1/6 होता है अर्थ का, है ना। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वेट एट सरफेस ऑफ मून क्या होता है, W/6। तो वेट एट सरफेस ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा, 6 इंटू WM, यानी कि 6 इंटू 600। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 3600 न्यूटन। अब वेट होता क्या है बच्चा, mg। तो 3600 इज इक्वल टू m इंटू जी, मैं 10 ले लेता हूँ तो एक 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाए, कितना आ जाएगा 360 kg। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गुड, जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया था उनका करेक्ट है। ओके, उनका क्या है आंसर, करेक्ट है। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लो जल्दी से। ओके, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लोगे ना। ओके, अब छोटे छोटे जो कुछ डिफरेंसेस हैं उनको हम पढ़ा देते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे डिफरेंस बिटवीन, लिखो हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, वेट एंड मास। ओके, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। तो आप कॉलम बनाएं एक, इस कॉलम में लिखें मास और इसमें लिखें वेट। ओके, तो पहला पॉइंट मास में क्या है, मास कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मास कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ओके, वेट कैसा क्वांटिटी है, वेट एक टाइप का फोर्स है जो अर्थ अप्लाई करते हैं ना। यूनिट देखा, न्यूटन आया था, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है, और फोर्स कैसे क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो वेट भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें पहला, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दूसरा डिफरेंस, मास का वैल्यू क्या प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, नहीं, मास की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, तो लिखेंगे मास डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जबकि वेट के केस में क्या होता है, वो तो स्मॉल जी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे अर्थ के सरफेस पे वेट अगर किसी ऑब्जेक्ट का 100 न्यूटन है तो मून के सरफेस पे कितना होगा, 100/6 चेंज हो जाएगा। तो वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। ओके, मास का तीसरा हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ऐसा यूनिट में लिखा हूँ, है ना।
3 डिफरेंस काफ़ी है, आप तो जल्दी से आसानी से लिख सकते हैं, है ना, बहुत आसानी से। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दूँ? चलो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो फिर से वही कॉलम, एक में स्मॉल जी लिखेंगे, एक में कैपिटल जी लिखेंगे, है ना, लिखेंगे। तो देखिए स्मॉल जी क्या है, ये एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो कांस्टेंट नहीं रहता है, अर्थ के सरफेस पे सिर्फ कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ओके, दूसरा, सॉरी इसमें पहला पॉइंट करें, कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, दूसरा चीज, स्मॉल जी का वैल्यू भी प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, लेकिन कैपिटल जी का वैल्यू चेंज नहीं करता है। ओके, तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंजेस, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी डज नॉट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। ओके, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, यानी जो कैपिटल जी का वैल्यू होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं करता है ना। तो ये डिफरेंसेस हो गया कुछ, बहुत आसान सा छोटा सा, जल्दी से आप नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो हाँ, तीसरा डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं कि कैपिटल जी का, स्मॉल जी का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है, बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है ना। तो 3 डिफरेंस बहुत है, आपके एग्जाम में 3 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, आप जल्दी से नोट कर लें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा दें इसको, चलो तो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर फिनिश होता है, इतना ही है ग्रेविटेशन चैप्टर में। ओके, बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर प्रैक्टिस करना होगा तो करेंगे, नहीं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी। ओके, थैंक यू।